हेलो एवरीवन। आज के न्यूज़ टुडे श्रृंखला में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज यानी कि 28 जून के न्यूज़ टुडे में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उसे हम लोग एक एक करके देखेंगे। जो सबसे पहली जो 5 प्रमुख खबरें हैं, जो सुर्खियां हैं, उसमें से सबसे पहला जो न्यूज होगा हमारा वो है सिंधु नदी जल संधि समझौता और उससे संदर्भित जो उसके संबंध में जो हाल की घटनाएं हैं। भारत की विदेशी ऋण, भविष्य के लिए कौशल, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़े हुए खबर। तो इसके अलावा कुछ अन्य सुर्खियां भी हैं। अन्य सुर्खियों में जैसे भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आदि कर्मयोगी, चालू खाता शेष, 82 रूबीन वेधशाला और IBAT अलायंस स्प्री योजना आदि। तो हम लोग यहां से करते हैं सिंधु जल समझौते से। संदर्भ इसका अगर हम लोग को समझना है कि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया नदी के जल के बंटवारे से संबंधित एक समझौता है जो कि 60 के दशक में किया गया था। तो बेसिकली सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के मध्य जल बंटवारे पर आधारित है। लेकिन यह हाल के संदर्भ में चर्चा में इसलिए है कि पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसके प्रति कार्रवाई करते हुए भारत सरकार ने इसे रोकने की बात की। लेकिन विवाद यहीं पे खत्म नहीं होता, बल्कि यह मामला दूसरी पार्टी यानी पाकिस्तान के द्वारा चीजों को एस्केलेट किया जाता रहा है और विभिन्न मंचों से इसकी बात अपने पक्ष को रखने का प्रयास किया जाता है और भारत पे इस तरह के दबाव बनाए जाने का प्रयास किया जाता है जिससे कि चीजों को उनके पक्ष में किया जा सके। तो उसी के संदर्भ में पूरा का पूरा ये न्यूज आर्टिकल है कि एक यहां पे देख रहे हैं शीर्षक में सिंधु जल संधि पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का पूरक निर्णय दिया गया है। उसके संदर्भ को जोड़कर यहां पे न्यूज है। क्या न्यूज है कि भारत ने सिंधु जल संधि पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पूरक निर्णय को खारिज कर दिया गया है। मतलब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग में है, एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण है जिसमें के द्वारा दिए गए निर्णय को भारत के द्वारा नहीं मानने से इनकार कर दिया गया है। क्या निर्णय था? निर्णय दरअसल ये था कि भारत ने जो आतंकी हमले के मद्देनजर इस जल संधि को पे रोक लगाई थी, उस रोक के विरुद्ध यहां पे फैसला दिया गया और कोर्ट के द्वारा कहा गया है इस आर्बिट्रेशन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा कि कश्मीर की किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजना भारत के द्वारा बनाई जाने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। ये कश्मीर से संबंधित जो विवाद हैं दोनों देशों के बीच में, इस पर इस न्यायाधिकरण को निर्णय देने के लिए भारत के फैसले का जो भारत का वर्तमान फैसला है उस पर किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकता, रोका नहीं जा सकता है, जिसका कि भारत विरोध करता है। और क्यों विरोध करता है उसका कारण स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ। तो आइए आगे हम लोग इसी से संबंधित अन्य आयाम को देखते हैं कि सिंधु जल संधि विवाद की पृष्ठभूमि क्या है। तो बेसिकली हम लोग बेसिक यहां पे मैप में देख लेंगे कि जैसा मैंने पहले कहा कि सिंधु जल संधि जल के विभाजन से संबंधित ये संधि थी जिसमें कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, जिसमें कि पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब में पाकिस्तान को अधिकार दिए गए इसके जल के प्रयोग के लिए, और जो पूर्वी नदियां थी सतलज, ब्यास और रावी, ये किसको दिया गया? भारत को। इस पे भारत के पूर्ण अधिकार थे। भारत के लिमिटेड जो है यहां पे भी इसके जल के उपयोग को करने का अधिकार था। अब भारत इसी को रोकने की बात कर रहा है आतंकवादी हमले के पश्चात। तो ये है हमारे सामने मैप। लेकिन विवाद का विषय ये है सिंधु जल संधि में कि ये 1960 में भारत और पाकिस्तान के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। नदी जल बंटवारे का पूरा प्रावधान हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं जो हमने यहां पे देखा कि पूर्वी नदियों में और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया और उस पर अधिकार दिए गए। आगे हम लोग इसके अन्य आयाम को हम लोग देखते हैं कि इसका आयाम क्या है कि दोनों देशों के बीच किशनगंगा जो हमने अभी बात की थी, किशनगंगा जो झेलम की सहायक नदी है, किशनगंगा आप देखोगे मैप में, तो मैप में आप देखोगे मैपिंग के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट होगा ये लोकेशन कि एकदम LOC के पास में ये किशनगंगा है। किशनगंगा परियोजना जो किशनगंगा नदी पे है और रतले जो चिनाब नदी पे है, जल विद्युत परियोजनाओं का डिजाइन संबंधी विशेषताओं को लेकर विवाद है। पाकिस्तान के द्वारा इस पे मतभेद और अपने ऑब्जेक्शन जारी किए जाते रहे समय समय पे। वर्ष 2015 में पाकिस्तान ने डिजाइन संबंधी विशेषताओं पर आपत्ति जताई थी। तो पहला तो ये हो गया। इसी प्रकार से 2016 में विवाद को हल करने के लिए
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा निर्णय का प्रस्ताव रखा था, जबकि भारत ने तटस्थ विशेषज्ञ, यहां पे एक नया टर्म आया, क्या है, न्यूट्रल जो एक्सपर्ट है उसके द्वारा। पाकिस्तान ने किया था कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जबकि भारत ने तटस्थ विशेषज्ञ के द्वारा। ठीक है, इसके बाद 2022 में विश्व बैंक ने एक तटस्थ विशेषज्ञ और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की अध्यक्ष दोनों की नियुक्ति की। भारत ने तटस्थ विशेषज्ञ प्रक्रिया को स्वीकार किया है। तो ये प्रक्रिया है पूरी तरह से, इसमें जो घटनाक्रम है। अब इस निर्णय को खारिज क्यों किया, तो एग्जैक्ट इस पे क्या है कि भारत जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो चर्चा के केंद्र में है, उसके अस्तित्व पे और उसके निर्माण की प्रक्रिया पे ही सवाल खड़े किए। क्यों? क्योंकि जो उसकी निर्माण की प्रक्रिया है भारत के द्वारा जो है ना, वो अवैध है, क्योंकि 1960 की सिंधु जल संधि का खुला उल्लंघन करता है भारत के अनुसार। तो इसीलिए ये अवैध तथा स्वयं निरर्थक है और इसकी कार्यवाही को भारत मानने के लिए कहीं से जो है ना प्रतिबद्ध नहीं है। और संधि को स्थगित करने का संप्रभु अधिकार की बात भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत एक संप्रभु शक्ति है और भारत के पास यह अधिकार है कि इस जल संधि को जो है ना उसे रोका जा सकता है भारत के द्वारा। तो ये है बैकग्राउंड, ये भारत सरकार के विरोध का यहां पे कारण है। अब इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो विवाद के निपटाने की जो प्रक्रिया है उसमें हम लोगों ने देखा 3 प्रकार की प्रक्रियाओं को देखा, जो कि 3 चरणीय विवाद निपटान की प्रक्रिया, जिसमें कि स्थायी सिंधु आयोग, जो कि यहां पे आयोग कमीशन की बात करता है, जिसके लिए क्या है कि प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बैठक होनी चाहिए किसी भी प्रकार के विवाद को निपटाने के लिए। और दूसरा क्या, तटस्थ विशेषज्ञ, जैसा कि शुरुआत में हमने देखा था कि वर्ल्ड बैंक के तटस्थ विशेषज्ञ के संदर्भ में के द्वारा ही ये इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। हमेशा इसके संदर्भ में हम लोग सुनते आए हैं। तो उसी तरह तटस्थ विशेषज्ञ में अनसुलझे मतभेदों को निपटाने के लिए नियुक्त किए जाने की बात की गई है। और लास्ट क्या, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कहां हमने बताया, हेग में। ठीक है, हेग में अवस्थित है। विवाद समाधान के लिए एक 7 सदस्यीय मध्यस्थता अधिकरण यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का प्रावधान किया गया। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे के पूरे विवाद को देख सकते हैं। जाहिर तौर पे ये भारत और पाकिस्तान के मध्य जो संबंध है, जो घटनाक्रम है, जो कि आतंकवाद की घटनाएं और आतंकवाद सीमा पर आतंकवाद को प्रेरित करने से जुड़ी हुई है, उसके नए आयाम के रूप में सामने आया है। और भारत की विदेश नीति में अभी सिंधु जल बंटवारे के रूप में एक केंद्रीय तत्व के रूप में सामने रखता है। तो इस घटनाक्रम को हम आगे भी और ट्रैक कर सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं क्या है भारत का विदेशी ऋण, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए। विदेशी ऋण और विदेशी ऋण जिस तरह से किए जाए, इससे संबंधित कुछ आंकड़े हैं और इससे संबंधित कुछ घटनाक्रम होंगे यहां पे, और इससे संबंधित कुछ कारण और कुछ और अन्य आयाम होंगे जो कि इस न्यूज आर्टिकल में कवर किए गए हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं इसका संदर्भ क्या है कि भारत के बाह्य विदेशी ऋण में वृद्धि दर्ज की गई है। विदेशी ऋण में वृद्धि दर्ज की गई और बेसिकली वृद्धि बाह्य ऋण की बात की जाती है कि जो गैर निवासी संस्था और के द्वारा दिए गए ऋण, गैर निवासी भारतीयों के द्वारा। तो यहां पे बात की गई है और ये संदर्भ क्यों बन रहा है, क्योंकि आरबीआई के द्वारा हालिया रिपोर्ट के अनुसार ये एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि मार्च 2025 में क्या $736.3 बिलियन ये पहुंच गया, जिसमें की वृद्धि देखी गई है पिछले वर्ष की तुलना में क्या है $67.5 अरब अधिक है। और इसमें क्या है, इसमें वैल्यू से मूल्यन प्रभाव यानी विनिमय दर में परिवर्तन को शामिल नहीं किया गया है। यहां पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि मतलब ये मूल्यन प्रभाव मतलब क्या, जो विनिमय रुपए और डॉलर के मूल्य में जो होने वाली वृद्धि है उसके कारण जो भारतीय रुपए की कीमतों में होने वाली वृद्धि, लाभ या हानि की स्थिति जो होती है देश के लिए, उसके मूल्यन को यहां पे नहीं जोड़ा गया। तो उसके जोड़ने के अलावे तो ये स्थिति जो है ना पॉजिटिव संकेत यहां पे दिखाया जा रहा है यहां पे आरबीआई के रिपोर्ट में। तो इससे संदर्भित और जो आयाम है हम लोग यहां पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आयाम पे हम लोग चलते हैं। यहां पे क्या है, आरबीआई रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें और क्या चीजें हैं। क्या है, सकल घरेलू उत्पाद और बाह्य विदेशी ऋण अनुपात, मतलब जीडीपी और की तुलना में जो ऋण
पूरी तरह से बाह्य ऋण जो गैर निवासियों के द्वारा लिया गया पूरे देश में, उसमें अनुपात के संदर्भ में जो पहला पॉइंट है, क्या स्थिति है अभी वर्तमान में, तो यह अनुपात जो है मार्च 2024 को कितना था, 18.5% से बढ़कर कितना हुआ, 19.1% हो गया। वहीं पे दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण, यहां पे अल्पकालिक की तुलना में क्या दीर्घकालिक ऋण आंशिक रूप से बढ़कर कितना हो गया, 601.9 बिलियन डॉलर हो गया। वहीं कुल बाह्य ऋण में अल्पकालिक ऋण की हिस्सेदारी आंशिक रूप से कम होकर 18.3% हो गई। तो कुल में मिलाकर यह कहने का मतलब है कि ऋण की जो प्राप्ति है वो अधिक है। बाह्य ऋण के घटक क्या हैं, कौन कौन से घटक हैं, मतलब भारत की कुल बाह्य ऋण में 54.2% की हिस्सेदारी के साथ अमेरिकी डॉलर, मतलब अमेरिकी डॉलर में दिया जाने वाला ऋण। उसके बाद क्या आप लोग देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे IMF के द्वारा दिए जाने वाले ऋण हैं, उनकी भूमिका भी है, और जो जापानी येन और विदेशी आहरण अधिकार, यही मैंने कहा कि ऋण दिए गए हैं। तो इस तरह से हम लोग ऋण के घटक को भी हम लोगों ने देखा। तो बाह्य ऋण की ये इस प्रकार से ये इस आयाम को हम लोग समझ सकते हैं कि RBI ने रिपोर्ट में क्या क्या चीजें बताई हैं। अब यहां पे क्या है कि विदेशी ऋण लेने वाली संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं ये ऋण ले रही हैं। तो पहला तो यहां पे करेंगे कि गैर वित्तीय कंपनियां जो केंद्रीय बैंक नहीं है, मतलब वित्तीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मतलब बैंक के अलावा। दूसरा सबसे अधिक यानी 35.5% ये ले रही है। इसके बाद क्या जमा स्वीकार करने वाली कंपनियां, जो लोग डिपॉजिट स्वीकार करते हैं जनता से, वो कंपनियां ले रही हैं, और सरकार खुद ये ऋण ले रही है। ठीक है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो ऋण साधन जो है किस माध्यम से लिया जाए, तो कुल बाह्य ऋण में उधारी सबसे बड़ा, मतलब जो ऋण के रूप में ही जो लिया गया और सबसे बड़ा घटक बना रहा, और उसके बाद मुद्रा और जमा निवासियों द्वारा की हिस्सेदारी है। और ऋण भुगतान, मूलधन और ब्याज भुगतान में क्या 0.1% की आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। तो ये कुल मिलाकर पूरे के पूरे बाह्य ऋण से संबंधित जो है हमने ये RBI के रिपोर्ट को देखा। इसमें क्या है कि बाह्य ऋण क्या है, एक बार इसे कंक्रीट रूप में अगर हम लोगों को समझना हो तो यही, जैसा मैंने बताया कि वास्तव में किसी अन्य देश से, जैसे मैंने बताया गैर निवासी भारतीय या जो व्यक्ति या संस्था है उसके द्वारा लिया गया, अलग अलग स्रोतों से लिया गया ऋण है। और विदेशी ऋण के स्रोत इसलिए क्या है कि अगर कोई वाणिज्यिक बैंक है, विदेशी वाणिज्यिक बैंक हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हो सकते हैं जैसे IMF और विश्व बैंक की चर्चा की, और अन्य देशों की सरकारें हो सकती हैं। तो इस तरह से हम लोग इस पॉइंट को भी कवर कर सकते हैं कि क्या है एग्जैक्ट परिभाषा लिखने में काम आ सकती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे हम लोग चलते हैं। हाँ, इसके बारे में कुछ चीजें और हैं, बढ़ते बाह्य ऋण से जुड़ी चिंताएं। हाँ, क्या होगा देश में कि अगर ये ऋण इसी प्रकार से बढ़ता रहा और जीडीपी, बढ़ती हुई जीडीपी की तुलना में इसके अनुपात में वृद्धि होती है। तो हम लोग एक नजर देख लेते हैं 4 डायमेंशन पे कि पहला क्या, ऋण और ब्याज के भुगतान का बोझ, ऑब्वियसली जो ऋण हमने लिया है उसे चुकाने की चुनौती भविष्य में आएगी, और जो कि बाद के जनरेशन और बाद की सरकारों के ऊपर आएगी, जो वित्तीय बोझ बढ़ेगा। तो इस कारण से ये विदेशी मुद्राओं का जाना, मतलब प्रवाह देश से बाहर की तरफ होगा, क्योंकि बाहर जो ऋण लिए गए हैं उसी मुद्रा में उसे लौटाया भी जाना है। जैसे मान लीजिए डॉलर में अगर ऋण आए, जो हमने देखा सबसे अधिक है, तो उसे लौटाना भी उसी मुद्रा में होगा, मतलब विदेशी मुद्रा का यहां से गमन होगा, बाहर जाएगी। तो बढ़ती, दूसरा पॉइंट क्या है, बढ़ती मुद्रास्फीति, लंबे समय तक उच्च मुद्रास्फीति ब्याज दरों को बढ़ाती है और समृद्धि दर को कम कर देती है। तो यही चीजें हैं, और ऋण जीडीपी अनुपात को बढ़ा देती है। तो मुद्रास्फीति इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बढ़ती मुद्रास्फीति। उत्पादक कार्यों में निवेश की कमी, जब सरकार पे अतिरिक्त वित्तीय बोझ हमेशा बना रहेगा ऋण को चुकाने का, या मुद्रास्फीति के कारण जो है ना कमजोर वित्तीय स्थिति का, तो सरकार की जो व्यय कैपेसिटी, क्षमता है, वो घट जाएगी, और सरकार जो कल्याणकारी और विकासात्मक क्षेत्र में जो है काम कर रही है, जो खर्च कर रही है, वो कम हो जाएगा। जैसे क्या, स्वास्थ्य क्षेत्र में, अवसंरचना क्षेत्र में, शिक्षा में। तो ये देश के लिए कुल मिलाकर जो है एक नकारात्मक सिचुएशन की स्थिति बनेगी, और भुगतान संतुलन पर भी प्रभाव पड़ेगा। भुगतान संतुलन, लगातार बढ़ता बाह्य ऋण चालू खाते घाटे को बढ़ाता है। ठीक है, जिस तरह से, जिससे कि हमारे ऊपर जो है दबाव बना रहेगा कि
हमें हमारे यहां से मुद्रा का गमन जो है बाहर की ओर होता रहेगा, ना कि हमारे यहां आएगा। तो हमारी आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति हमेशा दबाव में बनी रहेगी। तो इसलिए ये यहां से जुड़ी जो चिंताएं हैं इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। चलिए, अब ये जो न्यूज है कौशल विकास से संबंधित है। किसी भी देश के विकास के लिए टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ वहां के मानव संसाधन को भी समय के साथ इंडस्ट्री की अनुरूप जो है कौशल विकास, कौशल क्षमता से लैस होने की आवश्यकता होती है। और उससे संबंधित जो बहुत सारी संस्थाएं इसीलिए उसको ट्रैक करने का काम करती है। देश में भी इस प्रकार की संस्थाएं काम करती हैं और देश में भी इस प्रकार की संस्थाएं जो है कौशल विकास को बढ़ाने में लगातार लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर लेना है तो कौशल विकास को बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना काफी आवश्यक है। तो ये पूरा का पूरा न्यूज इसी से संबंधित है कि भविष्य के लिए कौशल, भारत के कार्यबल परिदृश्य में बदलाव के लिए कौशल भारत, ये एक रिपोर्ट है बेसिकली। और रिपोर्ट आई है तो रिपोर्ट के कुछ आयाम होंगे, की पॉइंट्स होंगे, किसने निकाला और इसके क्या क्या डिफरेंट आयाम है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे इस न्यूज आर्टिकल में। देखते हैं कि सबसे पहले तो इस रिपोर्ट की जो हेडिंग है, भारत भविष्य के लिए कौशल, भारत के कार्यबल परिदृश्य में बदलाव, कि अगर कौशल विकास को किया जाए तो जो वर्कफोर्स है हमारा वो कैसे बदल सकता है और उससे कैसे लाभान्वित हो सकता है देश। इससे रिपोर्ट जारी की गई है। और किसने जारी किया है? कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। बेसिकली क्या है? ये ज्ञान आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करता है, जिससे कि भारत के कौशल परिदृश्य की समीक्षा की गई है, जिसके आधार पे, है ना, कि विश्व में जैसे कि ज्ञान पे आधारित जो कौशल विकास और क्षमता निर्माण किए जा रहे हैं और उसको विकास की राह को बढ़ाया जा रहा है, उसकी तुलना में भारत कहां स्टैंड करता है, भारत में कौशल विकास की स्थिति क्या है। तो इसकी समीक्षा इस रिपोर्ट में की गई है। आगे हम लोग देखते हैं इसके आयाम को। कि मुख्य बिंदु क्या है कि भारत का कौशल परिदृश्य, तो इसलिए यहीं से शुरुआत ही की गई है। क्या है? कम दक्षता वाले व्यवसाय। सबसे पहली बात कि कम दक्षता वाले व्यवसाय, कि 2023-24 में भारत का लगभग 88% जो कार्यबल था वो किसमें इन्वॉल्व है? जहां पे कम स्किल की आवश्यकता होती है, कम कुशलता की आवश्यकता होती है। मतलब मैक्सिमम कार्यबल जो है ना ऐसे काम कर रहा है जो कि कम स्किल की आवश्यकता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे देश में जो है ना ऐसे रोजगार भी उपलब्ध नहीं है, या हमारा मैक्सिमम जो कार्यबल है वो कम कुशलता वाले रोजगार में लगा हुआ है। दूसरा, मिसमैच इन क्या है? बेमेल कौशल, स्किल मिसमैच करना। मतलब कि जो कामगार के पास जो जितनी भी क्षमताएं हैं उनकी शिक्षा के अनुरूप, ट्रेनिंग के अनुरूप, उसके अनुरूप उनको क्या है, उनकी योग्यता से के संबंध में उनके पास काम नहीं है उसके अनुरूप। तो इसीलिए ये एक और नकारात्मक स्थिति है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कुछ संरचनात्मक मुद्दे भी हैं। संरचनात्मक मुद्दे में क्या? कि कम कौशल वाले कार्यों में अधिक शिक्षित लोग का होना, और वहीं उल्टा भी कि कम शिक्षित लोगों का उच्च कौशल वाली नौकरियों में होना। दोनों चीजें, दोनों जो विपरीत स्थिति है, दोनों स्थिति हमारे यहां विद्यमान है। कि कम कौशल वाले कार्यों में जो अधिक उच्च कौशल वाले लोग भी हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार की कमी है और वो काम करने के लिए विवश हैं वहां पे। तो एक तो ये है। दूसरा, क्यों? क्योंकि देश में जो है ना उच्च दक्षतापूर्ण जो है रोजगार ही नहीं है, या उस तरह के क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। दूसरा, कि कम शिक्षित लोगों को उच्च कौशल वाली नौकरियों में, जिससे कि वो हमेशा संघर्ष की स्थिति में रहते हैं और वहां पे कंपीट करने, मतलब क्षमता से संबंधित उनकी चिंताएं बनी रहती है, और वो अपना बेस्ट भी दे सकते हैं तो उसमें ऐड करने में एडिशन नहीं हो सकता तो अर्थव्यवस्था में, उस सिस्टम में। तो ये एक नकारात्मक चीजें हैं जो कि हमें दिखाता है कि बेसिकली कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और प्रशिक्षण
तक पहुंच कितनी कम है, उसका स्तर कितना कम है, क्योंकि वहां पे एबिलिटी की ही कमी है, मतलब ट्रेंड वर्कफोर्स की ही कमी है। डिफरेंट सेक्टर्स, चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, चाहे तकनीकी में हो, अवसंरचना निर्माण में हो, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं इस बात को। और तीसरा जो इस बात से निकल के आ रही है कि उच्च कौशल वाली नौकरियों की कौशल की कमी है। मतलब जो उस तरह के सेक्टर हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर, डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फार्मा सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ऐसे जो रोजगार की आवश्यकता होगी और इस चीज के लिए, इस रोजगार को करने के लिए जो कौशल की आवश्यकता होगी, स्किल की आवश्यकता होगी, वो ही कम है। यहां पे कौशल की कमी है। तो इसके कारण क्या होते हैं? इसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव हैं। और क्या नकारात्मक प्रभाव है? जो हमने ये बात की, जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो उपलब्ध स्किल है और उपलब्ध जो रोजगार है, उसके बीच में जो है ना गैप है हमारे यहां। सबसे पहला क्या है कि अर्थव्यवस्था में जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं हो पाएगा, मतलब इंडस्ट्री के अनुरूप हमारे पास स्किल नहीं है, एक तो उससे उसकी उत्पादकता प्रभावित होगी। दूसरा, कुल मिलाकर जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है उसे एक स्तर के ऊपर नहीं ले जा सकता, मतलब उसकी उत्पादकता को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो कुल मिलाकर यह है कि आर्थिक उत्पादकता में गिरावट की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि उच्च कौशल वाले रोजगार और क्षेत्रकों का विकास नहीं किया जा सकेगा। जैसे हमने देखा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप ज्यादा एक लेवल से ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे लोगों की ही कमी है। तो वैसे क्षेत्र जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इनका विकास जो है ना सीमित होगा। दूसरा, मानव संसाधन का अक्षम उपयोग, मतलब कम उपयोग, मतलब उनकी क्षमता से कम, हमेशा कम उपयोग, जितना वो दे सकते हैं समाज को, अर्थव्यवस्था को। कौशल और नौकरी के बीच असंतुलन से श्रम बाजार की क्षमता घटती है और नवाचार में बाधा आती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनोवेशन जो है ना रुकेगा, नवाचार कम होगी, और साथ ही देश की जनसांख्यिकी शक्ति, जो वही मैंने बताया था, जो हमारा देश क्या है, जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में, डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में, मतलब युवाओं का देश है, और इस स्थिति में हम लोग अधिक से अधिक लाभ लेने की स्थिति में है। लेकिन अगर ये युवा स्किल नहीं होंगे तो उससे अर्थव्यवस्था को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिल सकेगा। ठीक। दूसरा प्रभाव हम लोग देख सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक उन्नति में बाधा। और कुल मिला के क्या, इस प्रकार के रोजगार उत्पन्न नहीं होंगे और उसका आर्थिक प्रभाव जो है नहीं होगा, लोगों के आय में वृद्धि नहीं होगी, तो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा लंबे समय तक। और सामाजिक आर्थिक असमानताएं उसी तरह से बनी रहेंगी जैसे वर्तमान स्थिति में चली आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रवासन और प्रतिभा पलायन। जैसे हमने देखा कि जैसे उच्च प्रतिभावान लोग हैं या कम प्रतिभावान, जो कम स्किल्ड लोग भी जो हैं, उनके पास भी रोजगार की ही कमी है। रोजगार उनकी कुशलता से मैच करे या ना करे, लेकिन रोजगार की कमी है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, वहां से पलायन की स्थिति बढ़ती है, ब्रेन ड्रेन की समस्या से गुजरता है। तो देश आज इस तरह की समस्या को देख रहा है, जिसका कारण क्या है, स्किल मिसमैच होना। सिफारिशें यहाँ पे क्या है, तो सिफारिशें इसमें दो तीन तरह के से देख सकते हैं कि जो स्किल मिसमैच के समस्या को रोकेगा। क्या है कि जो सब तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण, सबसे बड़ी बात वही जो इंडस्ट्रीज में डिमांड किया जा रहा है उसके अनुरूप जो तकनीकी है और जो ट्रेनिंग चाहिए उसको दिया जाना चाहिए और उसके ट्रेनिंग में सुधार किया जाना चाहिए। कौशल की वर्तमान भविष्य की जरूरतों को आकलन करने के लिए एक मानक तंत्र स्थापित करना, यही कि वर्तमान में भी हमारे पास क्या आवश्यकताएं होंगी कुशलता से संबंधित, कौन कौन से स्किल जो है भविष्य के स्किल के रूप में है, तो उस पर अभी से काम किया जाना चाहिए और उस पर एविडेंस बेस्ड काम किया जाना चाहिए। कितने रोजगार बनाए जाए, कितने रोजगार सृजन की आवश्यकता होगी इस अमुक सेक्टर में, मान लीजिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में, तो कितने की आवश्यकता होगी, तो एविडेंस बेस्ड काम करना होगा, तो उतने की रोजगार सृजन की व्यवस्था, ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा। ठीक है। और क्या है कि इसमें उद्योगों की भागीदारी और जवाबदेही, तो ये पूरा का पूरा काम जो है डिफरेंट स्टेक होल्डर, जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उसमें होनी चाहिए, उसके साथ होनी चाहिए कि उद्योगों के द्वारा प्रमाणित कुशल लोग जो सर्टिफाइड हैं, जो उनकी आवश्यकता है, तो इसकी अपनी आवश्यकता को सबसे अच्छी तरह से जो इंडस्ट्री लीडर है वो समझ सकते हैं, तो उनकी सहभागिता के साथ साथ इसे प्रोत्साहित किया जाना
चाहिए और बाजार के अनुकूल प्रशिक्षण प्रदान करके जिम्मेदारी देनी चाहिए। उन्हें ही ये जिम्मेदारी देनी चाहिए ट्रेनिंग की। आजीवन सीखने को बढ़ावा देना कि उम्र की सीमा लिमिटेशंस लगाए बिना बल्कि उसकी कुशलता पे ये ध्यान देना चाहिए किसी भी व्यक्ति पे। तो यहां पे यही है, कर्मचारियों को निरंतर कौशल विकास, स्किलिंग, कौशल उन्नयन और नए कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। इसमें नौकरी की बदलती मांगों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। तो ये चीजें हम लोग यहां पे देख सकते हैं महत्वपूर्ण सिफारिशों को। अब यहां से अर्थव्यवस्था से संबंधित एक काफी महत्वपूर्ण पहलू है कि भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो कि पिछले दशक में काफी महत्वपूर्ण रूप से हमारे यहां देखा जा रहा है, अर्थव्यवस्था के विकास के रूप में काफी महत्वपूर्ण एक आयाम बनकर उभरा है, जहां कि 100 करोड़ से कम वाले जो उद्यम है वो उनकी जो उत्पत्ति है काफी तेजी से हो रही है और वो अपने आसपास जो है काफी तेजी से लगाए जा रहे हैं। ऐसे को स्टार्टअप्स बोला जाता है। नए नए कंपनियां यहां पे लगाई जा रही हैं जो कि समाज और अर्थव्यवस्था के सॉल्यूशन को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ये पूरा का पूरा जो है भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम एक बना है पिछले दशक में, उससे संबंधित ये न्यूज आर्टिकल है। तो देखते हैं क्या है कि मेटा की एक रिपोर्ट है, मेटा जो कंपनी है कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम पिछले दशक में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में वृद्धि मुख्य रूप से शुरुआती चरण में क्या हुआ, अच्छा कारण को बताया गया है कि हमने क्या किया यहाँ पे कि फंडिंग, शुरुआती फंडिंग जो है पर्याप्त मात्रा में मिले जो स्टार्टअप करना चाहते थे जो उद्यमी। दूसरा, डिजिटलाइजेशन किया गया जिससे कि जो डिजिटल से जुड़ा हुआ, डिजिटल क्रांति से जुड़े हुए जो उपभोक्ता हैं वो भी सामने आए और उनकी भी संख्या बढ़ी है। तो जिस कारण से भी डिजिटल यूजर्स की संख्या बढ़ी है, उसके बाद उसके तथा उसके साथ साथ मेट्रो के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति भी बढ़ने की उम्मीद है। कारण ये जो पूरी तरह से जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम बिल्डअप हुआ है उसका कारण यहाँ पे ये बताया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट इस पे की स्टार्टअप की परिभाषा, जो बात जहां से हमने शुरुआत की थी कि स्टार्टअप की परिभाषा किसे स्टार्टअप बोला जाएगा, तो सबसे पहले तो वही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, पार्टनरशिप या लिमिटेड या लायबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए, एलएलपी जिसे बोलते हैं, और उसका जिसका वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम हो, मतलब शुरुआत में उसका आकार छोटा हो टर्नओवर के मामले में, और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत हो से 10 वर्षों तक, शुरुआती 10 वर्षों तक में नई कंपनियां, अपेक्षाकृत नई कंपनियां, शुरुआती 10 वर्षों तक उसे स्टार्टअप कंपनी कहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट आयाम को देखते हैं कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए उत्तरदायी कारक को एक बार और मतलब इसमें देखते हैं कि पहला क्या, जैसे हमने डिजिटल क्रांति की बात की, तो पहला क्या, एआई को अपनाने में तेजी। एआई बेस्ड जो स्टार्टअप हैं काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में, और वो सॉल्यूशन देने में भी कामयाब हैं जो समाज में, अर्थव्यवस्था में। इसीलिए 70% स्टार्टअप अपने व्यवसाय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके मार्केटिंग में और यूजर्स को लाने में, अपने उपभोक्ताओं को आकर्षित करने में, अपना प्रमोशन करने में यूज कर रहे हैं, जिससे कि वो अपनी क्षमता निर्माण भी कर रहे हैं और सॉल्यूशन भी, प्रॉपर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। तो केवल मार्केटिंग क्षेत्र में ही एआई अपनाने वाले 87% उद्यमियों में नए ग्राहक जोड़ने में यहां पे दिया गया है, नई बिक्री में लागत सुधार दर्ज किए गए। तो ये पॉइंट वही है। विदेशों में विस्तार एक महत्वपूर्ण है कि सिर्फ देश में ही, देश का बाजार ही नहीं बल्कि विदेश के जो महत्वपूर्ण बाजार हैं जहां तक हमारे प्रोडक्ट पहुंच सकते हैं, जहां संभावनाएं हैं वहां तक इनकी, जैसे कि यूके, यूएसए और गल्फ कंट्रीज जो वेस्ट एशिया के कंट्री है जैसे यूनाइटेड यूएई आदि में जो है ना, यहाँ पे भारतीय स्टार्टअप्स को हम लोग महत्वपूर्ण रूप से देखा जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण आयाम है इसमें, इससे संबंधित। अब इकोसिस्टम के लिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए उत्तरदायी कारक, कि ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए सभी माध्यमों का उपयोग किया जाता है। कि बेहतर सेवा मतलब ऑनलाइन तो है ही, साथ साथ ऑफलाइन भी, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ऑनलाइन जैसे आपके मोबाइल पे भी चीजें अवेलेबल है, प्रोडक्ट आपके पास होंगी और आप उसके ऑफलाइन स्टोर पे भी जा सकते हैं। तो मतलब दोनों तरह से, मतलब जो एक कन्वेंशनल सिस्टम था सामान बेचने का, सेवाओं को देने का, और दूसरा क्या, ऑनलाइन भी।
काफी तेजी से बढ़ा है, क्योंकि जैसे हमने चर्चा किया कि मोबाइल यूजर्स की संख्या काफी बढ़ी है, तो वहां पे भी ये अवेलेबल है। दूसरा टीयर 2 और टीयर 3 बाजारों पर ध्यान केंद्रित करना। टीयर 2 और टीयर 3 मतलब जो छोटे शहर हैं, जो दूर के शहर हैं, हाँ लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हैं वो, तो वहां पे ये सॉल्यूशन ड्रिवन अप्रोच लेकर जाते हैं, क्योंकि समस्याएं तो है समाज और अर्थव्यवस्था में, तो वहां पे भी इनकी पहुंच बढ़ी है। और वहां पे छोटे छोटे उद्यम के रूप में, छोटे छोटे क्षेत्रकों में जिसपे पहले चीजें कम थी, तो वहां पे विशेष रूप से वो इनकी भूमिका देखी जा सकती है। तो ये काफी इनके रीच को बढ़ाने में देश में महत्वपूर्ण भूमिका दिया। तो जो बाजार पहले छोटा था वो बाजार अब अपने आप बड़ा हो गया देश में। क्यों? क्योंकि टीयर 2 और टीयर 3 सिर्फ बड़े महानगर ही नहीं बल्कि छोटे शहरों को भी इसमें जोड़ लिया गया इस इकोसिस्टम में अपने बाजार के रूप में। ठीक है, तो चलिए अब इससे संबंधित कुछ आंकड़े देख सकते हैं कि विकसित होता जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है किस स्थिति में है। स्टार्टअप की संख्या में वृद्धि, सबसे पहली बात तो यही हम लोग देखेंगे कि संख्या में अनुकूल सरकारी नीतियों की वजह से संख्या में काफी वृद्धि हुई है। अब मान्यता प्राप्त ही जो स्टार्टअप है उनकी संख्या 2024 में कितना था? 1.5 लाख से अधिक थे, और इनमें 51% स्टार्टअप मेट्रो शहर, गैर मेट्रो शहरों में, यही जैसे हमने बात किया ना टीयर 2 टीयर 3, तो गैर मेट्रो शहरों में है। तो काफी ये चौंकाने वाली और काफी पॉजिटिव न्यूज भी है। दूसरा, भारतीय यूनिकॉर्न का संयुक्त वैल्यूएशन 380 बिलियन डॉलर से अधिक है। यूनिकॉर्न कंपनियां किसे बोलते हैं? तो बेसिकली जिनका वैल्यूएशन क्या है, 1 अरब डॉलर से अधिक है। ठीक है, वैसे स्टार्टअप उनको यूनिकॉर्न कंपनियां बोलते हैं, और इनका पूरे मार्केट में भी काफी, हाँ, और इनका जो है, इनकी भूमिका जो है ना पूरे मार्केट में भी अधिक है, वॉल्यूम के हिसाब से 380 बिलियन डॉलर से अधिक। ठीक, विश्व में क्या रैंकिंग है? भारत हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, इसे नोट किया जा सकता है, परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तीसरे स्थान पे है, मतलब इकोसिस्टम में भारत की बढ़ती वैश्विक भागीदारी को दर्शाता है। तो तीसरे स्थान पे होना भारत की में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास को, सकारात्मक विकास को दर्शाता है यहां पे, तो हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु सरकारी पहलें क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्टार्टअप इंडिया 2016 में प्रारंभ किया गया था। बेसिकली वही इनोवेशन हब बनाना देश को, और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के अनुकूल स्टार्टअप इकोसिस्टम को निर्माण करना, यही है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। तो फंडिंग की जरूरत होती है, तो फंडिंग से संबंधित स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की बात की गई। उसका फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए देश में ही पूंजी जुटाने की सुविधा प्रदान करना, मतलब देश में ही उसे मिल जाए सुविधा। क्रेडिट गारंटी योजना की उद्देश्य क्या? डीपीआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को दिए गए ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करना। ठीक है, और अटल नवाचार मिशन, ये काफी इंपॉर्टेंट योजना है कि जो अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए देश में चलाया जा रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्टअप हब, जिसकी बात की जा रही है, इसमें विभिन्न प्रकार से प्रौद्योगिकी हितधारकों को एकजुट करके, मतलब एक जगह पे, एक मंच पे लाके क्या है, बढ़ावा देकर मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना इसका काम है। तो ये महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं, जो स्कीम है भारत सरकार की, स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप्स की संख्या को बढ़ाने में और स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्टेब्लिश करने में, स्थापित करने में देश में काफी महत्वपूर्ण है और हो सकते हैं। अब अंत में देखते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रक कृषि और संबद्ध क्षेत्र, जिसको कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की भी सेक्टर भी कहते हैं अंग्रेजी में, उसके उत्पादन से संबंधित जो आंकड़े हैं हमारे पास, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे, उसके संदर्भ में ये पूरी की पूरी न्यूज आर्टिकल है, जो कि एक रिपोर्ट पर आधारित है। क्या है? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादन पर रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट इस क्षेत्र से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ठीक है ना, से संबंधित। अब देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो अगर रिपोर्ट की बात है तो रिपोर्ट निकाली किसके द्वारा की गई है? तो सबसे पहले हम देख लेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा। और एनएसओ किसके अंतर्गत आता है? एमओएसपाई, ठीक है ना, मोस्पाई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये आता है। उसके द्वारा इससे संबंधित आंकड़े
विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं समय समय पर। अभी हमारे न्यूज आर्टिकल में क्या है, कृषि और संबंध क्षेत्र को से संबंधित जो आंकड़े हैं, वर्तमान आंकड़े, उसके बारे में बात की गई। देखते हैं क्या है। ये 2011-12 से 2023-24 तक के आंकड़े दिए गए हैं कृषि क्षेत्र में। और क्या है इसके बारे में, सकारात्मक है, नकारात्मक है, कहां सकारात्मक, कहां नकारात्मक है, विभिन्न बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है कि भारत में कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन का विस्तृत विवरण दिया गया। तो हम लोग आगे देखते हैं। की पॉइंट्स रिपोर्ट के क्या है, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का सकल उत्पादन मूल्य, जीबीओ, मतलब कुल जितना उत्पादन किया गया, जो उत्पादित पदार्थ वस्तु है, वो उसके मूल्य को अगर जोड़ दिया जाए तो उसी को ये टर्म से ये करते हैं, बताते हैं, जीबीओ के रूप में जो है ना बताते हैं, हम लोग समझते हैं। और इसलिए जीबीओ क्या है, एक व्यापक संकल्पना है। जो फाइनल जो पदार्थ हमने बनाया है, जो प्रोडक्ट बनाया है, वस्तु बनाया है, उसके मूल्य को जोड़ के निकाला जाता है। तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र का जीबीओ के बारे में बात की जा रही है। क्या आंकड़ा है कि 11-12 की तुलना में 23-24 के बीच में क्या हुआ कि 54.6% की वृद्धि हुई। काफी सकारात्मक न्यूज है ये। और सकल मूल्य वर्धन में कितना, 225% की बढ़ोतरी हुई। तो दोनों मुद्दों पे इसकी तुलना में ये क्या करता है, सिर्फ मूल्य वर्धन को जोड़ता है प्रत्येक लेवल पे। ठीक है, उत्पादन के प्रत्येक लेवल पे मूल्य वर्धन को जोड़ता है। तो इसलिए इसमें बीच में जो इंटरमीडिएट और जो इसमें लगने वाले इनपुट्स हैं उसको माइनस कर दिया जाता है इसके मूल्य में। तो इसकी तुलना में थोड़ा सा ये कम व्यापक है। लेकिन दोनों जो यहां पे दोनों जो जीबीओ और जीबीए जो काफी महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्र के विकास को और पूरे अर्थव्यवस्था के विकास को दिखाने के दृष्टिकोण से, जिसमें कि इस रिपोर्ट में कहा जाए कृषि और संबद्ध क्षेत्र से ये जो आंकड़े हैं काफी पॉजिटिव हैं। फसल क्षेत्र, इसमें अगर फसल क्षेत्र की बात करें, क्रॉप सेक्टर की बात करें, तो 2023-24 में कुल कृषि जीबीओ में सबसे बड़ा योगदान कितना था, फसलों का था 54.1%। और जिसमें कि जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा अनाज उत्पादक राज्य है। और वहीं 23-24 में सभी अनाजों के जीबीओ में केवल सभी अनाज की बात की जा रही है, मतलब टोटल जितना प्रोडक्शन किया गया उसमें धान और गेहूं का हिस्सा कितना था, 85% रहा। तो कुल मिला के ये क्या हुआ, ये इसमें हम लोग एक आंकड़ा देख सकते हैं जो कि पॉजिटिव आंकड़ा है और फसल क्षेत्र की भूमिका बढ़ी है, मतलब महत्वपूर्ण है। और जिसमें हम लोगों ने राज्य के स्तर का भी उत्पादन को हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं रिपोर्ट के अन्य आयाम क्या है कि फूलों की खेती, इसमें जैसे फूलों की खेती में 11-12 की तुलना में 23-24 में इसका दुगना हो गया, 28.1 हो गया वही कुल जीबीओ। उसके बाद क्या है, जैसे कंडीमेंट्स जो सेक्टर है जिसमें कि सॉस वगैरह जो बनाए जाते हैं और मसाले के सेक्टर, उसमें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान करता है 19.2% और उसके बाद कर्नाटक 16.6 और गुजरात 15.5%। तो ये फैक्चुअल है, लेकिन आप हेडिंग वाइज इसे आप लगा सकते हो, समझ सकते हो, याद कर सकते हो। जो सबसे महत्वपूर्ण एक जो इसमें ये सेक्टर जिसमें दिया हुआ है, मत्स्यिकी और जलीय कृषि। भारत में मत्स्यिकी और जलीय कृषि क्यों इंपॉर्टेंट है कि भारत में जहां पे इतनी नदियां हैं वहां पे इनलैंड फिशरीज, जो मीठे पानी की जो मत्स्यन है वो तो है ही, साथ साथ भारत की तटीय रेखा 7,000 किलोमीटर के आसपास है, जिसके कारण से जो है ना यहाँ पे समुद्री मत्स्यन भी काफी महत्वपूर्ण मात्रा में, काफी प्रमुख मात्रा में यहाँ पे किया जाता है। तो इसलिए दोनों क्षेत्रों का विकास होना, यहाँ पे मत्स्यिकी का विकास, क्षेत्र का विकास होना काफी स्वाभाविक है। तो इससे संबंधित ये योजना है, क्या है, आंकड़े हैं। इनका कुल योगदान 2011-12 में कितना था, 4.2%, जो कि 23-24 में कितना हो गया, 7%, मतलब ये वृद्धि हो गई। उसके बाद मीठे पानी की मछलियां, जैसे मैंने बोला, उसकी हिस्सेदारी घटी है 50.2%, और जबकि समुद्री मछलियों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। और ये यही दर्शाता है कि समुद्री क्षेत्र पे जो है ना भारत सरकार की काफी स्कीम्स आए हैं, काफी योजनाएं आए हैं, जो कि यहाँ पे बढ़ाता है, और अन्य कारण भी है। ठीक है, तो खैर कृषि और संबंध क्षेत्र का महत्व क्या है जब हम लोग इन आंकड़ों की बात कर रहे हैं। और जैसा हमने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर में से एक है और हमेशा इसकी बात की जाती है, हमेशा इसे ट्रैक करने की बात की जाती है, हमेशा ये चर्चा में रहता है। तो इससे संबंधित कुछ आंकड़े देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण है। जीडीपी में सबसे पहले योगदान, तो जीडीपी में कितना योगदान, 2024-25 के अनुसार 2023-24 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों
मतलब बेसिकली क्या, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में आया उसके अनुसार ये आंकड़ा है कि जीडीपी में 16%, रोजगार उत्पन्न करने में कितना, 46.1%, कुल आबादी का 46.1% क्या है, को रोजगार मुहैया कराने का काम कृषि और संबद्ध क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये क्षेत्र जहां तक हम लोग देख सकते हैं कि चुनौती रहित नहीं है। हमारा देश जो कृषि प्रधान लंबे समय तक रहा है, लेकिन इसमें कुछ संरचनात्मक, कुछ आधारभूत समस्याएं भी रही हैं। तो सबसे पहला क्या है कि प्रति इकाई भूमि कम उत्पादन क्षमता, जो प्रति इकाई भूमि है उत्पादन उत्पादकता कम है हमारी अन्य राष्ट्रों की तुलना में, जो कृषि प्रधान राष्ट्र भी हैं और जो विकसित राष्ट्र भी हैं, काफी हम लोग इसमें पीछे हैं। किसानों की आय का कम स्तर, जो कि एक बहुत बड़ा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा है देश में कि किसानों की आय नहीं बढ़ रही है। जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन, जो कि पर्यावरणीय समस्या भी है, सामाजिक समस्या भी है, आर्थिक समस्या भी है, क्योंकि पूरे विश्व के साथ साथ भारत जल की कमी को झेलने वाला एक महत्वपूर्ण राष्ट्र में से एक है, और जिसपे कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का भी विशेष रूप से प्रभाव पड़ रहा है और भविष्य में पड़ने वाले हैं। तो इसलिए समस्या गंभीर होने वाली है, और जिसका कि महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव जो है कृषि और संबद्ध क्षेत्र पे ही पड़ना, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण यूजर में से आते हैं जल स्रोतों के। अंत में जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाएं जैसे सूखा, बाढ़, ये व्यापक रूप से इस क्षेत्र को जो है ना प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कृषि और संबद्ध क्षेत्र को एक बार देख लिया। उसके बाद कुछ सरकारी पहले हम लोग देख सकते हैं। क्या है, कृषि निवेश कोष काफी इंपॉर्टेंट योजना है, जो कि कृषि क्षेत्र में क्या बाद की कटाई के बाद की प्रक्रिया जैसे भंडारण और प्रोसेसिंग, जिसमें भारत की स्थिति अभी तक संतोषजनक नहीं थी, उसके संदर्भ में बुनियादी ढांचे निर्माण करने की बात करता है। और इसमें बेसिकली क्या है, किन्हें टारगेट किया जाएगा या लाभान्वित कौन होंगे इसमें। इस योजना में लाभान्वित मुख्य रूप से जो किसान हैं, जो एफपीओज हैं, जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्हें टारगेट किया जाएगा, जिससे कि उनका क्षमता निर्माण हो और वो ये बुनियादी ढांचे निर्माण करने में मिलकर सामने आए सारे स्टेक होल्डर्स। तो इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट योजना है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, मतलब डिजिटलाइज कर दिया जाएगा पूरे कृषि से संबंधित गतिविधियों को, तकनीकों जैसे ड्रोन, डेटा, एप्स आदि का यूज कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अगेन हमने बताया कि मत्स्यन जो है ना भारत की प्रमुख क्षेत्र है। जैसा हमने बताया तटीय रेखा तो है ही, और आंतरिक क्षेत्र में भी नदियों की संख्या काफी अधिक है, जिससे कि इंपॉर्टेंट एक्टिविटी शुरुआती दौर से काफी लंबे समय से रहा है देश में मत्स्यन। तो सरकार ने अब जो मत्स्यन क्षेत्र से लगे हुए जो कृषक हैं, उसे सिर्फ कृषक या उत्पादन करता ही नहीं, बल्कि उसे एक उद्यमी बनाने के दृष्टिकोण से पूरे के पूरे क्षेत्र को जो है ना को टारगेट किया है, और उसे क्षमता निर्माण और उसे विकास को उसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, जिसमें कि सूक्ष्म लघु उद्यमों को समर्थन दिए जाने की बात की जाती है इसमें। तो काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, जाहिर सी बात बागवानी क्षेत्र को समग्र विकास देने की आवश्यकता है। हमने देखा, हमने फ्लोरिकल्चर में वृद्धि हुई है और इसके साथ साथ अन्य प्रमुख योजनाएं मत्स्यन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो प्रमुख रूप से ये कृषि क्षेत्र जो है इंपॉर्टेंट है और एक बहुत बड़े जनसंख्या के हिस्से को प्रभावित करता है, जिसके लिए भारत सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए, सबसे पहले जो अन्य सुर्खियां हैं उसमें जो छोटी शॉर्ट न्यूज है आज, सबसे पहला क्या है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुभकामनाएं दी गई हैं, इसलिए ये हाल फिलहाल में ये चर्चा में बना है ये। और ये बेसिकली क्या है कि आषाढ़ मतलब जून जुलाई के मंथ में ही ये शुरुआत होती है, जहां पे भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ जो है गुडिंचा मंदिर पास में धार्मिक यात्रा निकाली जाती है। और बेसिकली ये पूरी की पूरी रथ यात्रा जो हम लोग पूरी उड़ीसा में अवस्थित है वहां पे हम लोग देख सकते हैं। और ये आषाढ़ महीना हमने बताया ही इस तरह से, और जिसमें कि एक हफ्ते के बाद जो है ना भगवान जगन्नाथ की रथ जो है ना बहुड़ा यात्रा के द्वारा जो है ना मंदिर में वापस आते हैं। ये पूरी की पूरी घटना काफी महत्वपूर्ण है आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से भी। और चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या सुर्खियां हैं कि आदि कर्मयोगी योजना क्या है। ये केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा आदि कर्मयोगी है। तो इसमें क्या करना है, शुभारंभ किया गया है। बेसिकली इसमें लक्ष्य ये है कि ऐसे मोटिवेटेड अधिकारियों
को इसमें लाना है जो कि चेंज मेकर का काम करें और ऐसे ग्रुप्स को बनाएं जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करें और लोगों को मोटिवेट करें। और ग्राउंड लेवल पे जो प्रशिक्षक होंगे वो प्रशिक्षक जाएंगे कहां, किसे अप्रोच करेंगे, जो गांव में, कौन से गांव में, जो जनजातीय आबादी वाले जो गांव हैं। और ऐसी कितनी आबादी वाली गांव में जाएंगे, 1 लाख जनजातीय गांव और बस्तियों तक पहुंचना है इसका लक्ष्य है। तो इसीलिए ऐसे फील्ड स्तरीय अधिकारियों की सोच और प्रेरणा में मूलभूत परिवर्तन लाने का प्रयास करता है ये। और ये नागरिक केंद्रित अप्रोच है जिसमें कि वैसे ट्रेनर की आवश्यकता है। तो ये लोग क्या करेंगे, ट्रेनर्स बनाएंगे ये लोग, ठीक है ना। और 20 लाख फील्ड स्तरीय हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना है। तो ये आदि कर्मयोगी जो है वही उसी पे आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्या है, चालू खाता शेष। हम लोगों ने देखा है अर्थव्यवस्था में कि चालू खाता शेष हमेशा चर्चा में रहता है। तो ये बेसिकली क्या, चालू खाता शेष ऐसे प्रवाह से समझते हैं, मतलब भारत का विदेशों के साथ ऐसे प्रवाह को जिसमें कि हम लोग वस्तु और सेवाओं के व्यापार को इंक्लूड कर लेते हैं। यहां से जो भी स्थानांतरण किए जा रहे हैं, जो भी नेट ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब जो यहां से बाहर जा रही है मुद्रा और जो बाहर से अंदर आ रही है, इसको भी जोड़ते हैं। इसमें दिया जाने वाला जो ऋण है, जो कुछ स्पेशल एड वगैरह गवर्नमेंट देती है किसी अन्य राष्ट्र को, वो भी जोड़ दिया जाता है। इसीलिए तो ये पूरी तरह से चालू खाता शेष आप देखोगे कि भारत सरकार का बाहर अंतर शेष विश्व से जो संबंध है मॉनेटरी टर्म्स में बेसिकली। तो इसीलिए इसमें मैंने बताया कि आयात और निर्यात, मतलब वस्तु और सेवा दोनों के, उसको ऐड कर लिया जाता है। लाइन में लिखा भी हुआ वस्तु सेवा आयात और चालू खाता अंतर। तो इस तरह से तो यहां पे क्या है, न्यूज क्या है कि भारत का चालू खाता शेष जो है वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 13.5 अरब डॉलर के अधिशेष में रहा। सरप्लस मतलब पहले घाटा की स्थिति में थी और अभी तो सरप्लस की स्थिति कब होगी, जब हम लोग आयात की तुलना में निर्यात बढ़ेगा, जब अंदर से पैसा बाहर जाने की बजाय बाहर से पैसा, मतलब बाहर में जो भारतवंशी रह रहे हैं वो कमाकर अगर देश में भेजेंगे, जिसे रेमिटेंसेस बोलते हैं, वो पैसा अगर में बढ़ेगी संख्या, उसकी मात्रा बढ़ेगी, तो ये सरप्लस रहेगा। तो ऐसी स्थिति थी, यहाँ पे सकारात्मक स्थिति यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इसका कारण भारत का वार्षिक चालू खाता घाटा घट के, तो जाहिर सी बात है जो चालू खाता घाटा था, जो कि सामान्य स्थिति में भारत के बजट में आप देखोगे हमेशा ये चालू खाता घाटे की बात हमेशा की जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा निर्यात और आयात में हमेशा असंतुलन की स्थिति रहती है, आयात अधिक होता है, निर्यात कम होता है, ठीक है। तो इसलिए चालू खाता घाटा हमारा बना रहता है। तो यहां पे क्या हुआ कि जो कि अभी क्या स्थिति सुधरी, चालू खाता घाटा घट के कितना हो गया, 23.3 अरब डॉलर, जो कि कितना है 0.6% घटा है, ठीक है। और ये 23-24 की तुलना में कितना था, 26 अरब डॉलर। 23-24 में 26 अरब डॉलर था, जो कि अभी घट के कितना हो गया 23.3 अरब डॉलर। तो मतलब अच्छी स्थिति है, सकारात्मक स्थिति। वार्षिक स्तर भारत में आमतौर पर व्यापार घाटा दर्ज किया जाता है, इसी बात को हमने किया। अब चालू खाता शेष जो हमने अभी चर्चा किया कि किसी देश और शेष विश्व के बीच एक निश्चित अवधि में वस्तुओं, सेवा, आय और चालू खाता अंतरण के लेन देन को मापता है। चालू खाता अंतरण की जब बात कर रहे हैं तो वही कि बाहर से कितना पैसा आ रहा है और अंदर से कितना पैसा बाहर जा रहा है। तो बाहर से जो पैसा आएगा वो इनकम के रूप में आएगा, और यहां से जो जाएगा, जैसे कि हम लोग कोई ऋण लिया है उसे इंटरेस्ट के रूप में, पेमेंट, लोन के पेमेंट के रूप में चुका रहे हैं, तो उस तरह से चीजें जो जा रही हैं। तो ये जो बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, इसलिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज हम लोग देख लेते हैं क्या है। बेरा सी रूबिन वेधशाला, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से, स्पेस टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से, ब्रह्मांड विज्ञान के दृष्टिकोण से। क्या है कि पहली ब्रह्मांड की अपनी पहली तस्वीरें जारी की है। और बेरा सी रूबिन वेधशाला है कहां, चिली में अवस्थित है ये, ठीक है। ये लेगेसी सर्वे एंड टाइम की नामक परियोजना को संचालित करने के लिए, बेसिकली क्या, दक्षिणी गोलार्ध के आसमान को मैपिंग करने के लिए 10 वर्षीय परियोजना है। तो इंपॉर्टेंट वेधशाला है, और इसे वेधशालाओं का ब्रह्मांडीय विज्ञान के दृष्टिकोण से, उसके अध्ययन और विकास के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और बेसिकली इसका काम क्या है, इस वेधशाला का नाम खगोलविद वेरा सी रूबिन के नाम पर रखा गया, जिन्होंने क्या किया था, डार्क मैटर के अस्तित्व को अग्रणी प्रमाण प्रदान किए थे। तो बेसिकली उससे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, चिली में है। अब चलिए क्या है, पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइन पदार्थ PFAS
ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि शोधकर्ताओं ने लगभग 20 प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया खोजे हैं जो पीएफएस को अपघटित करने में सक्षम है। अपघटित करना ही क्यों, मतलब अपघटित मतलब खत्म करके इसे मृदा में मिला दिया जाए, जिससे कि वो मृदा में मिल जाए, टूट जाए और उसके कोई प्रदूषक के रूप में वो ना बने रहें। बेसिकली क्या है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि मृदा में जो है ना टूटते नहीं हैं और वो हमेशा लंबे समय तक बने रहते हैं। जैसे बहुत सारी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, डीडीटी वगैरह, वो क्या है कि जब मृदा में प्रवेश कर गए तो वो मृदा में जल के द्वारा, मृदा के द्वारा वो पौधों में आ जाते हैं और पौधों के द्वारा जो उन्हें पौधे खाने वाला जो व्यक्ति है या जो जानवर है, और इस तरह से वो फूड चेन में रहते हैं। और फूड चेन में क्या है, उनका एक्यूमुलेशन हो जाता है, जैव संचयन बोलते हैं इसे, संचयन हो जाता है, वो चलता रहता है, जिसका कि इंपैक्ट जो है मानवीय स्वास्थ्य पे, इकोसिस्टम पे और उस वनस्पति पे लंबे समय तक पड़ता है। मतलब उस प्रदूषकों को अपघटित नहीं किया जाता है। तो ये एक प्रकार का ऐसा ही पदार्थ है जो कि मानवीय स्वास्थ्य और इकोसिस्टम के लिए खतरनाक हो सकता है। तो अभी सुर्खियां इसलिए बनी कि बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया खोज लिए गए हैं, 20 बैक्टीरिया, वो भी 20 प्रकार के, जो कि ऐसे पदार्थ को भी जो अपघटित कर सकने में सक्षम है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि रसायन ऐसे हैं जिसमें कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, इस कारण से टूटता नहीं है। ये रसायन क्या है, ग्रीस, तेल, पानी और उच्च तापमान के सामना करने में सक्षम होते हैं, इसलिए ऐसी स्थितियों में भी ये टूटेगा नहीं। और क्या है, ये कहां किया जाता है, कुकवेयर, फूड पैकिंग, फूड प्रोसेसिंग उपकरण, कपड़े, पेंट्स, फोम्स, आप देख सकते हो कि सब सामान्य यूज करने वाले जो चीज है हमारे आम जीवन से जुड़े हुए चीज हैं। तो अगर ऐसे पदार्थों को अगर नहीं तोड़ा गया तो इसमें वेस्ट ऐसा जनरेट होगा जो कि लंबे समय तक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ के रूप में बने रहेंगे हमारे इकोसिस्टम में और प्रदूषण फैलाने का काम करेंगे। तो इसी पूरे प्रक्रिया को, जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पदार्थ होते हैं, जो लंबे समय तक पर्यावरण में, इकोसिस्टम में बने रहते हैं, संचित रहते हैं और खाद्य श्रृंखला में एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन की प्रक्रिया। तो चलिए ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ये चर्चा में थी। अब IBAT अलायंस, जैव विविधता संबंधित काफी महत्वपूर्ण है ये, इंटीग्रेटेड बायोडायवर्सिटी असेसमेंट टूल, इसलिए बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड बायोडायवर्सिटी असेसमेंट टूल अलायंस। क्या है ये, 2023 से 24 तक जैव विविधता डेटा में अपना निवेश दोगुना कर दिया है और यह बढ़ा हुआ निवेश 3 प्रमुख जैव विविधता डेटा सेट का समर्थन करेगा। क्या है, संरक्षित क्षेत्रों का विश्व डेटाबेस, IUCN रेड लिस्ट, प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों का विश्व डेटाबेस, बेसिकली। अब IBAT के बारे में जो मैंने फुल फॉर्म बताया, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्या है, यूके में इसका मुख्यालय है, 2008 में स्थापना हुई है। ये दुनिया के 4 सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली जो संरक्षण करने वाली संगठन है, जैसे नाम लिया ही हमने, IUCN, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आदि को जो है ना क्या करता है, ये गठबंधन के रूप में काम करता है और इसे सहयोग देने का काम करता है, ठीक है ना, डेटा के रूप में। और मिशन क्या है, संगठनों को जैव विविधता संबंधित जोखिमों पर कार्य करने में मदद करने के लिए डेटा, उपकरण और मार्गदर्शन प्रदान करना। तो बेसिकली इनका सहयोग करने के लिए ये अलायंस बनाया गया है, इन प्रमुख संरक्षण करने वाली संस्थाओं का। स्प्री योजना क्या है, ये चर्चा में, स्प्री योजना कर्मचारियों से जुड़ा। राज्य बीमा निगम ने अपनी 196वीं बैठक में नियोक्ताओं कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने वाली योजना को फिर से शुरू किया। पंजीकरण को, नियोक्ताओं और क्या है, कर्मचारियों के पंजीकरण की बात की जाती है, जिससे उसको विभिन्न प्रकार की सुरक्षाएं मुहैया की जा सके। और शुरुआती सफलता क्या 2016 में शुरू हुई थी और कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के तहत 88,000 से अधिक नियोक्ताओं और 1.02 करोड़ कर्मचारियों के पंजीकरण की मदद की गई थी। और नवीनीकृत स्प्री क्या है 2025 में, इसमें क्या है, गैर पंजीकृत नियोक्ताओं और छूटे हुए कर्मचारियों के लिए एक मुफ्त नामांकन विंडो खोली गई है। बेसिकली क्या है, दंडित करने के बजाय स्वैच्छिक अनुपालन पे ये बात करता है कि सब लोग जो है ना, जो काम करने वाले एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर इस पर रजिस्टर जाके कर सकते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक किया जा सकेगा और भविष्य में उन्हें विभिन्न प्रकार के योजनाओं से जोड़ा जा सकता है। तो इसलिए ये इस प्रकार की पहल है। अब यहां पे देख सकते हैं कि ESIC को बेहतर बनाने के अन्य निर्णय क्या है कि एमनेस्टी स्कीम जो है 2025 को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। बेसिकली क्या, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो होने वाले विवाद है उसके संबंध में अगर देखा जाए तो देश की जुडिशरी जो पहले से केसेस के अधिक है, वहां पे इस प्रकार के केसेस बहुत बड़ी मात्रा में
उत्पन्न हो रहे हैं और लंबित रह रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या, तो इस तरह की समस्याओं को सॉल्व करने में ये सहायक हो सकता है। संशोधित ईएसआई आयुष नीति क्या है? इसके तहत ईएसआईसी अस्पतालों में योग चिकित्सक और पंचकर्मा परिचारक की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है, जिससे इसकी क्षमता निर्माण में भी सहायता मिलेगी। अब क्या है जेलीफिश? ये भी इकोसिस्टम पर्यावरण से संबंधित क्या है कि केरल के कोचीन में बैक वाटर, जो समुद्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जो झील वाला जो क्षेत्र है जहां पे समुद्र का पानी और जैसे फ्रेश वाटर दोनों मिलते हैं, वैसे क्षेत्र को बैक वाटर बोला जाता है केरल में। और ये काफी आकर्षक पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, टूरिज्म के दृष्टिकोण से और वहां की सामाजिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। तो बैकवाटर में जेलीफिश का सीजनल यानी मौसमी आक्रमण पारिस्थितिकी तंत्र पर बढ़ते दबाव का संकेत है। मतलब जेलीफिश क्या है? वहां पे उस इकोसिस्टम के लिए बाहर से आने वाले ऐसे जीव हैं जो कि वहां की इकोसिस्टम को बिगाड़ देते हैं विभिन्न प्रकार से, इसीलिए चर्चा में है। क्या है ये? जेलीफिश निडायन समूह से संबंधित है, जिसमें कोरल्स और एनीमोन्स आते हैं। मतलब बेसिकली कोरल और एनीमोन्स जो आते हैं उसी से संबंधित ये प्रजाति की है। और पर्यावास क्या है? महासागरीय जीव है, लेकिन कहा मैंने बोला कि उसके मिलन बिंदु पे, तो वो अंदर जो है ना, जो मीठे पानी वाला जो इकोसिस्टम है वहां पे ये गैर लवणीय जल जो है वहां पे आ जाते हैं और वहां के इकोसिस्टम में असंतुलन की स्थिति फैलाते हैं, तो जिससे कि इकोसिस्टम पे दबाव बढ़ता है। तो यही जेलीफिश के आक्रमण की घटना को इस तरह से देख सकते हैं कि विशेषताएं क्या है? शिकार पकड़ने और आत्मरक्षा के लिए इनकी त्वचा में डंक मारने वाली कोशिकाएं होती हैं। इनका शरीर लगभग 95% पानी से बना होता है, जिससे पानी में आसानी से छिप जाती हैं। ये क्या है? जेलीफिश ब्लूम की बात की गई है हमारा यहाँ पे। ये समुद्री या लवणीय जल के पारिस्थितिकी तंत्रों में जब जेलीफिश की आबादी में अचानक विस्फोटक वृद्धि होती है तो ये जेलीफिश ब्लूम्स कहते हैं। और ये गर्म समुद्री सतह के तापमान में यूट्रोफिकेशन और अत्यधिक मछली पकड़ने के प्रदूषण के कारण होता है। तो बेसिकली प्रदूषण की ऐसी स्थिति कि जो जलीय इकाइयों में प्रदूषण के कारण क्या होते हैं? पोषणीयता की अधिक वृद्धि हो जाती है, जिस कारण से वहां पे ऐसे भी जीव रहने लगते हैं या ऐसे जीवों का विकास हो जाता है जो पहले वहां नहीं थे, क्योंकि पोषणीयता वृद्धि। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? यूट्रिफिकेशन। तो ये यूट्रिफिकेशन का भी परिणाम है ये क्या? जेलीफिश ब्लूम। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग इसी बात की संदर्भ को यहां पे बताया गया है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज हम लोग देख लेते हैं। क्या गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी? क्या है गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी? बेसिकली वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था गोल्डीलॉक स्थिति में है। ये टर्म यूज किया गया है भारतीय वित्त मंत्रालय के द्वारा। इससे पहले हमने ये कहां सुना है? ब्रह्मांड को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे गोल्डीलॉक की बात की जाती है कि सौर मंडल में ऐसा क्षेत्र जहां तक जीवन संभव है उसे गोल्डीलॉक जोन बोला जाता है। तो बेसिकली ये यहां भी इकोनॉमिक्स के टर्म में भी यही दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कुछ ऐसी स्थिति, आदर्श स्थिति में है जहां अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही होती है और ना ही बहुत धीमी हो रही होती है। मतलब एक आदर्श स्थिति, बैलेंस पोजीशन में है। इसके कुछ लक्षण विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। क्या है? अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर बहुत कम होती है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि होती है और कंपनियां भी बेहतर आय दर्ज कर रही होती हैं। खुदरा मुद्रास्फीति और ब्याज दरें अपेक्षाकृत कम होती है। तो इसी तरह से गोल्डीलॉक परिदृश्य क्या है? निवेशकों के लिए अच्छा माना जाता है। जब इस प्रकार का परिदृश्य होता है तो निवेशक आकर्षित होते हैं और उसकी संभावना बनी रहती है कि नए निवेश बाहर से आए। तो कुल मिलाकर ये भारतीय अर्थव्यवस्था की सकारात्मक स्थिति को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज के न्यूज टुडे कार्यक्रम को जो है कंक्लूड करते हैं और आप इसके बाद आने वाले प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करें और जिससे कि आप चेक कर पाए कि आपने कितना समझा, कितना वैल्यू एडिशन किया। चलिए, धन्यवाद।